आज हम देखते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर है जो क्लास 12th के बायोलॉजी है। रिप्रोडक्शन क्लास आपका जो 12th है ये आपका रिप्रोडक्शन 1 यानी बायोलॉजी के प्रथम पार्ट है। इसका हम 10 क्वेश्चन बीबीआई देखेंगे, यानी 10 क्वेश्चन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास आएगा कि पौधों में पर परागण के 3 लाभ एवं 3 हानियाँ के वर्णन करें, तो आपका आंसर होगा पर परागण के 3 लाभ बताना है। जैसे 1 नंबर में आपको बताना है कि इस विधि में 2 अलग अलग वंशानुक्रम का मेल होता है जिसमें उत्पन्न संतान के अधिक स्वस्थ होने की संभावना रहती है। ठीक है। नंबर 2 बताना है कि इस विधि से पौधों की नई किस्में पैदा की जा सकती है। नंबर 3 बताना है कि इस विधि से उत्पन्न बीज अधिक जीवन सक्षम होते हैं, यानी वहाँ पर आपको वाइवेबल होते हैं। तो इस तरह से 3 लाभ बताना है। 3 अगर हम हानि की बात करते हैं तो आपको बताना है कि पर परागण की 3 जो हानियाँ होती है। नंबर 1 सफल परागण की अनिश्चितता बनी रहती है, जो अनिश्चित होते हैं वो बनी रहती है। नंबर 2 बताना है कि अनेक परागण व्यर्थ चले जाते हैं। नंबर 3 बताना है कि इससे प्राप्त बीज मिश्रित गुणों वाले होते हैं। तो 3 अगर लाभ आएगा और 3 आपका हानि पूछेगा तो इस तरह से आपको बता देना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी ये रिप्रोडक्शन का है। रिप्रोडक्शन पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो नंबर 2 आता है कि मानव अंडाशय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जब भी आपको मानव अंडाशय पर आएगा टिप्पणी लिखने के लिए संक्षिप्त में, तो किस तरह से आपको लिखना है। आपको सिंपल बताना है कि देखिए, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। पहले डिफिनीशन दे देना है कि अंडजनन कहते हैं। तो एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, जो कि मनुष्य जो होते हैं पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। ठीक है। पुरुष के जो शुक्राणु जनन होता है उससे आपका स्पष्ट भिन्न होते हैं। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कोई मिलियन मातृकोषा युग्मिक कोशिकाओं यानी अंडजननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित हो जाती है। तो उसके बाद अंडजननी का निर्माण उसके वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। इन कोशिकाओं यानी अंडजननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर निर्मित होती है। ऐसा आपको बता देना है, प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर आपका विनिर्मित होती है। प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर जब विनिर्मित होती है तो जन्म के बाद अंडजननी में निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्व अवस्था जो होता है एक, वो आपका क्या होता है, प्रविष्टि होती है और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है, जिन्हें प्राथमिक अंडक भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक प्राथमिक अंडक जो होते हैं वो कनिकाम में कोशिकाओं को परत से आवृत होती है और उन्हें प्राथमिक पुटक भी कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक पुटक भी कहते हैं। तो इस तरह से मानव अंडाशय पर एक आप टिप्पणी आएगा तो ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। मानव प्लासेंटा को हीमोकोडियल नमूना क्यों कहते हैं। ठीक है। एक हार्मोन का नाम बताइए जो बच्चे के जन्म को आसान बनाने के लिए इसे स्रावित होता है। क्वेश्चन आपका ध्यान सुन लीजिए कि मानव जो प्लासेंटा होता है वो होमोकोडियल नमूना क्यों होते हैं, और एक हार्मोन का नाम बताना है जो बच्चे को जन्म से को आसान बनाने के लिए उसे स्रावित होता है। ठीक है। तो ऐसा बताएगा तो आपको सिंपल बता देना है आंसर इसका कि भ्रूण के, देखिए भ्रूण का जो अंतरोपण होता है उसके पश्चात यानी भ्रूण के अंतोप्राण जो होता है वो क्या होता है कि पोषक करों की अंगुली जैसी संरचना उभरती है, जिन्हें जरायु या अकुरिक कहते हैं। ठीक है। तो अंतोप्राण जो होता है, अंतोप्रोपण होता है, तो अंतरोपण के पश्चात क्या होता है, पोषक कोरक की अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती है, जिन्हें जरायुज कहते हैं या अकुरक कहते हैं। ठीक है। ये आपको समझते हैं, जैसे कोरियोनिक बिलाई भी हम लोग उसको कहते हैं। ये जरायु जो होता है अंकुरिक गर्भाई जो होते हैं ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरिक और गर्भाशय जो होता है ऊतक एक दूसरे साथ, ठीक है, एक दूसरे जो साथ होता है वो अंतरागुलित हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से वो परिवर्धनशील भ्रूण के मातृ शरीर के एक साथ रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें आपदा भी कहा जाता है। ठीक है। एक हार्मोन का आपको नाम बताना है तो रिलेकटिन बता देना है। ठीक है। आपको जब भी हार्मोन के एक नाम आएगा तो छोटे में तो वो आपका होता है रिलेकटिन बोलते हैं। ठीक है। तो कोई भी आपके पास डिफिनीशन आता है तो उसको इस तरह से अपनी भाषा में उसको बना के लिखना है जो आप जानते हैं कि ऐसा चीज़ें होती हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आता है कि अनुवांशिक कोड के लक्षण की व्याख्या कीजिए। तो अनुवांशिक कोड की जब भी आपको आएगा व्याख्या करने के लिए तो कैसे करेंगे, यानी आपको जो जेनेटिक होता है ना, जेनेटिक कोड, तो सबसे पहले हम देख लेंगे जेनेटिक कोड के गुण, वही आपका अनुवांशिक होता है। तो जेनेटिक कोड के गुण अगर आएगा तो सिंपल आपको बताना है कि प्रयोग द्वारा जो जेनेटिक कोड होता है वो निम्नलिखित गुण होते हैं। वास्तव में उसको सिद्ध किया गया है जेनेटिक कोड को। जैसे आपको बात करते हैं 1 नंबर में तो ट्रिपलेट रूप होता है। ठीक है। 2 में आपका होता है अफासित कोड होता है। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो कोमा रहित रूप होता है। नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो आपका अतिच्छादित नहीं रहना है। नंबर 5 के स्पष्ट होना, नंबर 6 के सर्वव्यापी, ऐसे होता है। तो हम अगर आपको बात कर लेते हैं कि जो ट्रिपलेट रूप होता है वो क्या है, तो ट्रिपलेट फॉर्म में हम बात कर लेते हैं तो जेनेटिक कोड हमेशा क्या होता है, ट्रिपलेट यानी 3 नाइट्रोजन बेस के समूह में रहता है। आपको ऐसा बताना है जो संवेद वाहक यानी आरएनए जो होता है, संवेद वाहक आरएनए पर एक
क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। चूँकि 20 एमिनो अम्ल के लिए 64 कोडोन होते हैं, इसीलिए एक अमीनो अम्ल के लिए निश्चित तौर पर एक से अधिक कोडोन होते हैं। ठीक है, ये ट्रिपलेट का रूप है। अगर हम बात करते हैं कि अफासित जो कोड होता है, ठीक है, वो आपका हम लोग डिग्रेडेड उसको कोड बोलते हैं। तो आपका जो डिग्रेडेड कोड आता है तो उसमें क्या होता है, चूंकि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोड होते हैं, अतः ऐसे अतिरिक्त कोड को अफासित कोड कहा जाता है, ऐसे बता सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो नंबर, फिर आपको हम 3 नंबर के बात कर लेते हैं, कोमा रहित रूप की बात कर लेते हैं। तो एक अमीनो अम्ल के कोडान, जो कोडोन होते हैं, कोडोन एक अमीनो अम्ल के कोडोन होते हैं कि तुरंत बाद दूसरे एमिनो अम्ल का कोडोन शुरू हो जाता है, यानी 2 कोडोन के बीच कोमा का विराम चिन्ह नहीं रहता है, ये आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं कि अतिच्छादित रहना, मैंने नंबर 4 दे दिए, तो अतिच्छादित नहीं रहना यानी हम सिंपल बताएंगे संदेश वाहक जो आरएनए होता है, किसी कोडोन के 3 में से एक नाइट्रोजन बेस का उपयोग 2 अलग अलग कोडोन में नहीं होता है, सिंपल आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं 5 के स्पष्ट होना, तो कोडोन में जो अस्पष्टता नहीं होती है, कोई खास कोडोन हमेशा एक ही प्रकार के एमिनो अम्ल का कोड करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य की बात है कि एमिनो अम्ल के लिए एक से ज्यादा कोडोन होते हैं, लेकिन एक ही कोडोन 2 या ज्यादा अमीनो अम्ल के लिए नहीं होते हैं, सिंपल आपको ऐसे बताना है। अगर हम बात करते हैं सर्वव्यापी, यहाँ पर नंबर आप लिखते चलिए, नंबर मान लीजिए इसको 6 नंबर मान लेते हैं। अगर सर्वव्यापी करते हैं, यूनिवर्सल हम बात करते हैं, तो हर प्रकार के जीवधारी में एक ही प्रकार के जेनेटिक कोड का उपयोग होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में जीवाणुओं पर अध्ययन के बाद स्थापित हुआ है, ऐसे आप इसको बता सकते हैं। जेनेटिक कोड के गुण या अनुवांशिक लक्षण व्याख्या करना है, तो ये सब लक्षण होते हैं, ऐसे आपको जवाब देना है। ठीक है, अगर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन आता है, हम देखते हैं लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर स्पष्ट करना होगा, तब हम कैसे करेंगे। तो सिंपल बात है कि जो अलैंगिक प्रजनन होते हैं और लैंगिक होते हैं तो वो क्या है, तो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन हमेशा आपको क्वेश्चन पूछते रहता है। तो अलैंगिक की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आप नंबर देकर, अभी हम अलैंगिक की बात करते हैं, आप नंबर देकर लिस्ट लिख लीजिए। नंबर 1 की बात करते हैं अलैंगिक जनन में, अलैंगिक में, उसके बाद हम लैंगिक में चलेंगे। तो अलैंगिक जनन में 1 नंबर होता है कि प्रजनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, ऐसे नंबर करके दीजिएगा, एक बार भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर दिया आपको स्पष्ट करना है तो 20 आप लाइन खींच लीजिए, दोनों साइड में आप दर्शा सकते हैं। नंबर 2, प्रजनन इकाई है कलिका, शरीर, खंड आदि। नंबर 3, युग्मकों का निर्माण नहीं होता। नंबर 4, युग्मक संलयन नहीं होता। नंबर 5, प्रजनन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, चाहे वह शरीर में हो या कोशिकाओं में हो। नंबर 6, संतान आनुवांशिक रूप में जनक के समान होती है। नंबर 7, क्योंकि इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं होती है, इसीलिए विकास में कम सहायक होता है। नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो ये अकशेरुकीय, जो अकशेरुकीय होते हैं तथा कशेरुकीय दोनों में होता है, यानी दोनों होता है। तो अलैंगिक के ऐसे आप एक जगह लिख दीजिएगा। अगर लैंगिक जनन क्या आएगा तो नंबर 1 लिखना है। लैंगिक में आपको बताना है कि 2 प्राणी प्रजनन में भाग लेता है। नंबर 2, प्रजनन इकाई है युग्मक। नंबर 3, युग्मक शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों ही बनते हैं। नंबर 4, युग्मक संलयन होता है। नंबर 5, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है, लैंगिक में होता है, ध्यान रखना है। नंबर 6, संतान आनुवांशिक रूप में जनक से भिन्न होती है। नंबर 7, इस विधि में आनुवांशिक विभिन्नताएं होती है, इसीलिए विकास में सहायक होती है। नंबर 8, यह लगभग सभी प्राणियों में होता है, जैसे प्रोटोजुआ से स्तनधारी तक ये होता है। आपको इस तरह से बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि परिभाषित कीजिए, कैसे परिभाषित करना है। तो आपको परिभाषित कीजिए, दे देगा परागण, पर परागण, अनिषेक फलन। आपका क्वेश्चन है कि 1 नंबर को आपको परागण, 2 में है आपका पर परागण, 3 में है अनिषेक फलन, ऐसा आपको 3 देगा। इसको आपको परिभाषित मतलब परिभाषा आपको दे देना है। तो सिंपल है, परागण का आपको अगर परिभाषा आता है, 1 नंबर हम बात करते हैं परागण, तो पराग को से पराग कण को उसी फूल या उसी जाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, आपको फिर से बता दें कि पराग कोश से जो पराग कण होते हैं उसी फूल या उसी जाति के अगर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यानी पहुंचने की जो क्रिया होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ऐसा आपको डिफिनेशन परागण का। अब आता है कि पर परागण, दूसरा आपका है कि इसका डिफिनेशन देना है पर परागण। तो जब एक फूल का परागण उसी पौधे अथवा दूसरी पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम की सहायता से पहुंचता हो तब उसे पर परागण कहते हैं। इसमें आपको किसी माध्यम से अगर पहुंचता है तब हम क्या कहते हैं, उसे पर परागण कहते हैं। अगर हम बात करते हैं डिफिनेशन 3 का, अनिषेक फलन, तो अनिषेक फलन में सिंपल आपको बताना है कि अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है, इसलिए उन्हें अनिषेक
फलन कहते हैं। जैसे केला देख लीजिए, केला एग्जाम्पल आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं नंबर 7, स्वपरागन की प्रमुख शर्तें को लिखिए। क्वेश्चन आपका है, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। स्वपरागन की प्रमुख शर्तें को लिखिए, तो ये आपको क्या होगा, बहुत सारे इसका स्वपरागन के शर्तें हैं। जैसे हम 1 नंबर आपको बात करते हैं, 1-2 से आपको हो जाएगा, 1 शर्त भी लिख सकते हैं, 2 शर्त भी लिख सकते हैं, 3, जितना शर्त लिखना हो हमें आपको शर्त बता के दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे स्वपक्वता या आवृत पुष्पता ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्वपक्वता की अगर हम बात करते हैं तो स्वयं परागन होने वाले यह आवश्यक होता है कि फूल द्विलिंगी हो और परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय से परिपक्व हो। एक समय में परिपक्व होने से स्वयं परागन आसानी से हो सकेगा। ये आपका स्वपक्वता होते हैं। अब बात करते हैं आवृत पुष्पता, यानी स्वपरागन की प्रमुख शर्त, बहुत सारे शर्त बता सकते हैं। नंबर 2 आपका शर्त में आ जाएगा आवृत पुष्पता। कुछ ऐसे फूल हैं जो द्विलिंगी होते हैं और कभी नहीं खिलते, ऐसे बंद फूलों का आवृत पुष्प कहते हैं। ऐसे फूलों में परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं या एक दूसरे से लिपट जाते हैं। परागकोश के पटते ही परागन उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इस प्रकार स्वयं परागन होता है, यानी उसको आवृत पुष्पता के अंदर रखा जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा प्रमुख शर्त, तो शर्त भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कायिक प्रवर्धन के लाभ 3 बिंदुओं को लिखें। अगर आपसे आता है कायिक प्रवर्धन के लाभ के 3 बिंदु को ही निकलाएं, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका 3 बिंदु निम्नलिखित है। नंबर 1 बताना है कि यह एक प्राकृतिक एवं उचित विधि है। यह एक आपका क्या है, तो प्राकृतिक एवं उचित विधि है। नंबर 2, पौधे कायिक विधि द्वारा समान प्रकार के पौधों को जन्म देती है। नंबर 3, इस विधि में पौधों को अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन के आपका लाभ 3 बिंदु को लिखना है, ऐसे लिख देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, पवित्र उपवन क्या होते हैं, वन्य जीवन संरक्षण में क्या इनका महत्व है, यानी योगदान है। तो पवित्र उपवन अगर क्या है, वन्य जीवन में इनका क्या योगदान है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो सिंपल बता देना है, आसानी से आपको लिखना है कि भारत में सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है, ऐसा आपको लिखना है। बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते हैं, ठीक है, और उनमें सभी पौधों तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती है। इस प्रकार के पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय की खासी तथा जतियों पहाड़ी राजस्थान, जो जनजातियाँ होती हैं राजस्थान, अरावली, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश, सुरगुंजा, चंदा, बस्तर क्षेत्र, मेघालय के पवित्र उपवन बहुत से दुर्बल व संकोटपतन पादप की अंतिम शरण स्थली होती है। यानी आपको पवित्र उपवन के बारे में इतना बता दीजिएगा, आपका पवित्र उपवन हो जाएगा। वन संरक्षण में क्या योगदान है, ये आपका योगदान होता है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है दूसरा 10 नंबर, यानी नंबर हम 10 की बात कर लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, अनिषेक जनन से क्या समझते हैं, एक फल का उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। एक फल का भी उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ पौधे जो होते हैं वो बिना निषेचन के ही फल के उत्पादन की क्षमता रखते हैं, ठीक है। कुछ पौधे बिना निषेचन के ही फल के उत्पादन की क्षमता रखते हैं, जिसे अनिषेक हम लोग क्या कहते हैं, जिसे अनिषेचन कहते हैं, ठीक है। तो अनिषेक जो आता है तो आपको उसको अनिषेचन कहते हैं। अनिषेक जो होता है तो अनिषेचित फलों में अंगूर, संतरा आदि आते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको बताना है, ठीक है।